नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं पूरी एफपीआरटी की टीम का, जो हर हफ्ता आपके लिए नए नए स्पीकर लाती है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे राजेश भाई, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की थी। और दूसरा धन्यवाद हमारे अतुल भाई, जो हमेशा इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं आपकी लास्ट वीक जो भी अच्छी शेयरिंग हुई है, जो भी अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको जरूर शेयर करें। क्योंकि हमारे अशोक कालरा जी एक बात बोलते हैं, हमारे लिए सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम सांस लेते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हम मर जाएंगे। हमें इक्वली इंपॉर्टेंट है सांस छोड़ना भी। तो आप कुछ भी अगर सीखते हैं तो दूसरों को नहीं देते वापस, तो भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। दोस्त, आप अपना हैंड रेज किया है, आप अपना नाम डाले, एफपीआरटी डाल दिया आपने। हाँ, इसको तब तक हम विनोद गोयल जी को ले लेते हैं। विनोद गोयल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सारी टीम को नमस्कार और जय जी, श्री राम। जय हम श्री बड़े राम। सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम मंदिर बन चुका है और हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा एक है। और एक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमने इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी बात शेयर नहीं करनी जो अनइथिकल हो, और कोई भी पॉलिटिकल कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि हमें बिल्कुल ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में देनी होती हैं और सब चीजें जाती हैं। हमारे लिए बहुत टफ होता है फिर एक एक चीज निकालना। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो हमारे एलआईसी के लिए गलत हो, और कहीं भी हमने गलत किया है, आपने किया होगा, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पे कुछ भी शेयर नहीं करना कभी भी। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। बढ़िया। हाँ। तो प्रभु की कृपा से हाँ, इस बार मेरा 4 लाख से ऊपर का प्रीमियम आया है बहुत बढ़िया। जीवन उमंग में। और बड़ा अच्छा मुझे लगा। और ये सब आप लोगों की जो लर्निंग है मिलती है उसका ही प्रतिफल है। और साथ में जो स्टेटस पे कभी कभी जो यूज करता हूँ ना अपने, कभी मोटिवेशनल कभी कुछ अच्छे एलआईसी के जो, उसका बड़ा प्रभाव, उसका ही इफेक्ट मुझे मिला है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल एफपीआरटी टीम। राजेश चेतन जी, जैन साहब, जैन साहब, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी प्राउड ऑफ। थैंक यू, ग्रेट सर। हाँ, और कौन है, कौन शेयरिंग करना चाहते हैं? हाँ, प्रदीप जी, अनम्यूट करके अपने आप को हाँ शेयर करें। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं प्रदीप जी, आज ग्रेट। जी। हाँ। आपसे आशीर्वाद पा रहा हूँ सर ये। अरे नहीं, आप पात्र नमस्कार हैं सर। तो जरूर काम करेंगे सर। जो पात्र होता है वो वैसे ही उस बर्तन में वैसी चीजें आती हैं। जी। जी, आपके साथ मिलके बदल पा रहा हूँ जी कुछ। जी। सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ जुड़ के। और आत्मविश्वास बढ़ रहा है सर। और 10 10 पॉलिसी का महीने में टारगेट लिया था तो 7 में कर चुका सर इस महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। अब कुछ शेयर तो करो, क्या बोलते हो आप? आपकी पॉलिसी बिक जाती है, बाकी लोगों की नहीं बिक रही है। सर जो है, जो पहले से ही फॉलो अप करता आ रहा है लगातार लगातार, बस वही जो पुरानी बातें हैं उनको ही रिपीट करता हूँ बस। तो ऐसी कोई क्या चीज है विशेष। जो आपको सुबह सुबह ठंड में एफपीआरटी के लिए खींच के लाती है? बाकी सर लोग ये नहीं आ पाते आत्म हैं सुबह। सबसे बड़ा जो है आत्मविश्वास बढ़ रहा है सर आपके साथ जुड़ के। बहुत बढ़िया, जो बहुत ही बोल बढ़िया, नहीं पाता था वो हिम्मत आने लगी है बोलने की। बहुत ही बढ़िया। ये दिक्कत थी पहले, और कुछ यहाँ पे रिबेट का मामला था हमारे यहाँ लोकल में। उससे भी हम्म। थोड़ा सा मैं अब बोल पा रहा हूँ तो उससे भी थोड़ा कम कर पा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। आप धन्यवाद। दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, दिल्ली में रिबेट बिल्कुल नहीं है। आप आ जाओ, दिल्ली जी आ सर। जाओ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद सर, सभी टीम का धन्यवाद सर। अशोक कालरा जी आज हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा वो भी कुछ शेयर करें। सर बहुत कम आते हैं, एक बार पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुनील भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। स्वागत, हम सब एक ही परिवार में हैं। और कम और ज़्यादा वाली बात नहीं, बस हम सबको मिलके इस मुहिम को बड़े और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाना है ना। और रही बात शेयरिंग की, तो इस समय जो भी हमने टारगेट्स लिए हुए हैं, मैंने तो अपने उन टारगेट्स को करीबन 10 हिस्सों में बांट दिया। और 10 हिस्से करने के बाद जो है, मैंने उसका पहला हिस्सा जनवरी में शुरू किया है। और लगभग अ, जो हम 10वें हिस्से की बात करें, तो हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें जितनी चीज़ें कर सकते हैं, हमने जितने तरह की मार्केटिंग करनी है वो मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं। तो अभी जो है हमारा वो बीज बोने वाला समय चल रहा है। जी। तो जितने अच्छे बीज बोए जाएंगे, उतने अच्छी फसल आने की उम्मीद होगी। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम लोग सभी के सभी जो है फसल काटने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन बीज बोना भूल जाते हैं। तो वो बेसिक है, तो बीज जरूर बोएं।
थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो और किसी अतुल भाई, आप कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे? हाँ, मैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग सब एफपीआरटी के परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मंदिर की बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे हमारे हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि हमें इस मोमेंट का साक्षी बनने का मौका मिला, क्योंकि बहुत से 500 साल तक लोगों ने इस दिन का इंतजार किया था। तो मैं सब पूरे भारत को के सभी लोगों को इस बात के इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुनील भाई, मेरे साथ क्या चल रहा था कि मेरे क्लाइंट का एक फैक्ट्री में क्लेम आ गया था और उसका एक यूपीएस जल गया था। तो उसके अंदर क्या था कि वो क्लेम, क्योंकि यूपीएस के अंदर ही आग लगी थी और कॉज ऑफ द इंसिडेंट ना वो कवर्ड नहीं होता। तो उसमें बैक टू बैक हमारी सर्वेयर से डिस्कशन चलती रही और सब कुछ चलता रहा। एंड ऑफ द डे जाकर के क्लेम वो रिजेक्ट हो गया। और जैसे ही क्लेम रिजेक्ट हुआ, और कई बार क्या होता है ना, जैसे जो एक सीक्रेट मूवी होती है ना, जो बार बार बोलो भगवान, जो जो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं वो एक्चुअल में हो जाती है। तो सेम टू सेम वो क्लाइंट ना बार बार मेरे से यही कह रहा था, आप लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम ही लेते हो, क्लेम तो मिलते नहीं, प्रीमियम तो लेते हो, क्लेम तो मिलते नहीं। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने सर आप ऐसे मत करो, यदि इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लेम नहीं दी होते तो आज इंश्योरेंस कंपनी इतनी बड़ी नहीं हुई होती, इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ होता। क्लेम्स दिए तभी इंश्योरेंस। और हम लोग अपना एग्जांपल भी बताया, मैं कहा सर हम भी उसी कड़ी में है, हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया था, लोगों को हम कंफर्ट दे पाए तभी आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। लेकिन उनका बार बार यही कहना था, नहीं सर मिलता नहीं है, आप पैसे ले लेते हो, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। तो लास्ट में जाकर वो क्लेम नो पे हो गया। तो जब क्लेम नो पे हो गया तो मैंने उनको बता दिया, मैं कहा सर फिर वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि आप ना वो ये नो क्लेम का मेल का, क्या नो क्लेम हो गया, इसका मेल हमें प्रोवाइड करा दो, इसके बाद आपका काम खत्म है, फिर हम अपने लेवल पे देख लेंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि भाई इसका नो क्लेम का मेल भेज दीजिए। उन्होंने वो नो क्लेम का मेल भेज दिया। उसके बाद मैंने 3-4 दिन के बाद मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर आप, क्योंकि उनकी ना 2 फैक्ट्रीज थी, एक फैक्ट्री का 15 जनवरी को इंश्योरेंस ड्यू था, जबकि ये सारी डिस्कशन चल रही थी और ये भी पता लग चुका था कि क्लेम नहीं मिलेगा, तब भी वो जनवरी वाला क्लेम, जनवरी की रिन्यूअल हमारे से हो गई और सेम कंपनी से वो रिन्यूअल हो गया। और मार्च में उनकी दूसरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस ड्यू है, तो उसके लिए उन्होंने मतलब ये बात चल रही थी हमें और क्या प्रिकॉशंस लेने और सब कुछ करने। तो जैसे ही वो मैंने क्लेम का मेल भेजा तो वो इतने अनॉयड हो गए। मैंने उनको जब बात करी तो कहने लगे कि नहीं नहीं आप जैसा छोड़ो, कोई बात नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, हम इसको देख लेंगे अपने लेवल पे। मुझे एकदम लगा यार, मतलब मेरी एक कोशिश रही है हमेशा से कि मैं, और ये एफपीआरटी मंच पे ना सब लोगों को एक बात इससे आप लोगों को सीखने की ये मिलेगी कि बहुत बार ना हम सारा कुछ हम लोग वी आर स्टिल एडवाइजर। मैं अपने हमेशा स्टेटमेंट में बोलता हूँ सर मैं इंश्योरेंस कंपनी नहीं हूँ, आई एम एडवाइजर, और हमने जो पॉलिसी में जो लिखा हुआ है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं उनको यही बोला कि मैं कहा सर, तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम ना अपने लेवल पे देख लेंगे। तो उन्होंने बात को खत्म कर दिया ये कह करके हम अपने लेवल पे इसको वर्कआउट कर लेंगे। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो तकलीफ देती रही वो बात। मैंने कहा यार ऐसे तो मतलब यदि वो अपने आप देख लेगा तो फिर हमारा रोल तो खत्म हो गया अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से। मैंने उनको दोबारा कॉल किया, मैं कहा सर मैं एक बार आपसे और मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे परसों शाम को मिलने का बात करी और सब डिस्कशन करा। और उसमें अच्छी बात क्या हुई कि उस मीटिंग से पहले उन्होंने बहुत सारी डिस्कशन बहुत सारे लोगों से कर ली थी, लेकिन सब एंड ऑफ द डे जाके उन्हें ये समझ आ गया कि क्लेम पेबल नहीं था। ये उन्हें भी समझ आ गया जितने भी लोगों से, और उन्हें ये भी समझ आ गया कि इसकी जो कंडीशंस है ना उसके अंदर एडवाइजर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है और एडवाइजर को बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। ये बात फायर पॉलिसी जो मिसलेनियस पॉलिसी होती है ना, हम लोग मेडिक्लेम में मोटर में सब लोगों को बहुत बहुत काम का अच्छा आता है, लेकिन जो ये स्पेसिफिक जो फायर पॉलिसी होती है, मेरीन पॉलिसी होती है, जो इसमें लोगों को नॉलेज कम है, ये उनको समझ आ गया अच्छे तरीके से। तो उन्होंने फिर हमसे मेरी 2-2.5 घंटे मीटिंग हुई परसों शाम को, 2-2.5 घंटे। और उससे बात हुआ कि चलो हम इनकी इंस्पेक्शन करवाएंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई जो हमने करनी है। और परसों ही शाम को मेरे को, परसों रात को 10 बजे फोन आ गया, सर एक मशीन में और आ गया। तो कल हम एक सर्वेयर को लेके, उसमें भी सेम कॉज था, सब दे नो वेरी वेल कि नहीं हुआ, लेकिन कल मैं एक सर्वेयर, मेरे अपने क्लाइंट, मेरे एक फ्रेंड है,
जो मिसलेनियस के सर्वे देखते हैं, वो पिछले 8-10 सालों से मैंने उनके साथ काफी काम किया है। उनको कई जगह पे मैंने प्रोजेक्ट इंश्योरेंस की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बनाने के लिए दिया है। तो कल मैं उनके साथ गया, उन्होंने बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी और एक कहीं कॉन्फिडेंस बना क्लाइंट के ऊपर। मैं इस पूरी शेयरिंग से आपको एक चीज मैसेज देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, हम क्लेम नहीं दिला पाते ना, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं यार चलो पीछे छूटा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ही तो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, क्लाइंट जाएगा ना, कोई बात नहीं और ढूंढ लेंगे। अब सर आप अपने अपने उस काम को कंटिन्यू रखिए, उस काम को कंटिन्यू रखिए, मिलते रहिए, क्योंकि आप क्लाइंट से मिलते हो ना तो आपका इंप्रेशन बना रहता है और क्लाइंट के ऊपर भी एक आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। ये मेरा शेयरिंग थी। उसके बाद अभी हमारा बहुत सारा डिस्कशन, अभी मार्च में ये पॉलिसी ड्यू है दोबारा से अगली वाली, उससे पहले हम, और सबसे अच्छी बात क्या है सुनील भाई, इसमें ना सीखने को हमें भी मिलता है ना। हम लोग जो काम कर रहे हैं हमें भी तो पता लगता है कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, हमें क्या क्या और प्रिकॉशंस लेने हैं। बहुत सारी चीजें कल डिस्कशन हुई सर्वेयर के साथ, जो बैठ गए थे मेरे साथ, जो वो उन्होंने बहुत सारी नई नई बातें बताई। अभी मेरे पास, क्योंकि काफी काम मेरे पास अभी इसका फायर के पॉलिसीज के कई क्लाइंट्स हैं, मैंने देखा कि उसका सबका ऑडिट करेंगे, उसमें सब चीजें और लोगों को बताएंगे। तो मुझे लगा कि ये चीज ऐसी है कि हमें अपने क्लाइंट्स के साथ बन के रहना चाहिए, और कोई यदि किसी जगह पे हम कंफर्ट नहीं दे पाए तो उनसे उनसे ये नहीं किया, उनसे पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढे, उनको कंफर्ट, जो फैक्ट है वो उसके ऊपर बात करें। तो ये मेरा एक शेयरिंग रहा और काफी अच्छा रहा, मुझे भी, मेरे लिए भी लर्निंग है, और मैं भी अभी उस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे भी लगता है कि हम और ज्यादा अपनी नॉलेज को अपडेट कर पाएंगे। ये एपीआरटी बना है इसी मंच से लोगों से कुछ चीजें मिली, तो आज हम थोड़ा बहुत आगे काम चला पा रहे हैं। बहुत बढ़िया अतुल भाई। थैंक यू भैया। लास्ट शेयरिंग एक लेंगे, पंकज जी की शेयरिंग लेंगे। पंकज जी। सर जी नमस्कार, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही, लास्ट वीक की तरह है वही। हाँ अब आ गई फोटो भी। ग्रेट सर सर। अभी फोटो तो दिखा दी मैंने, बट हो सकता है नेटवर्क में भी इशू हो, तो हो सकता है वॉइस लैगिंग होगा, वो चेंज करवाया, हो सकता है इम्प्रूव हो। चलो ठीक है सर, ठीक। तो सर शेयरिंग में इसी से मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड ही करना चाहूंगा। मेरे एक क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो एक बेटा जो है उनको है ऑटिज्म, उन्होंने एक एडवाइजर से पॉलिसी करवा रखी है, उसमें बेटे को भी ऐड कर रखा है। अगर हम लोग जानते होंगे तो जो जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती। तो मैंने अपना क्रॉस चेक करके मैंने उनको एडवाइस किया कि देखिए आपके बेटे को आप उसमें से पॉलिसी में से हटा लीजिए। गॉड फॉरबिड अगर आपके बेटे को कुछ मेडिकल इश्यू हुआ, आप लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गए और आपने क्लेम किए ना पॉलिसी, तो बेटे की पॉलिसी, बेटे का क्लेम तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। दूसरा, पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो रेपुटेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, जो आपकी जो पॉलिसी में सीनियोरिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब हो सकता है उनको बुरा लगा, या जो उसके बाद से ना उन्होंने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये शेयरिंग करना चाहता हूँ कि जो सही है, जो हमें पता है, वो हमारे जो भी जान पहचान वाले हैं या जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हमें बताना चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर बाद में कभी जरूरत पड़े तो वो हमारे को याद करेंगे कि हमने सही बताया था। जी धन्यवाद। थैंक यू। संजीव जी आपकी शेयरिंग हम बाद में लेंगे। हम आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं अतुल भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आज हमारे प्रशांत छाजड़ जी हैं, आज बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बढ़िया आज वो शेयरिंग करने वाले हैं, तो आज हम उनको समय देंगे। अतुल भाई एक बारी हमारे स्पीकर को आज आमंत्रित करें, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू भैया। आज के जो हमारे स्पीकर हैं ये हमारे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर प्रशांत छाजड़ जी हैं, और मेरा इनसे हमारे एक कॉर्पोरेट क्लब का ग्रुप है, उसमें हमारा 1-2 बारी देखो होता क्या है, कैसे हम एफपीआरटी के लिए स्पीकर ला पाते हैं, मैं आपको इसका भी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि हमारे ना कॉर्पोरेट क्लब ग्रुप के अंदर कुछ किसी की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपना ग्रुप में डालता है, और फिर जो उसका सोल्यूशन दे पाता है या जिसको आता है सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन मिलता है, वो उनके साथ शेयर करता है। तो चांस की बात है, पिछले 2-3 महीनों में 2-3 बार मुझे सर के साथ बात, उन्होंने कुछ क्वेरी डाली और उसका हम जवाब दे पाए, या मैं कोशिश करी कि हम उनको जो उनकी क्वेरी है उसको सॉल्व करा सके। तो उससे क्या होगा कि एक पर्सनल 1-to-1 बात बनी मेरी उनसे, हमारी आपस में बात चलती रही। तो अभी जब रिसेंटली जब मेरी लास्ट उनके पिछले हफ्ते ही मेरी उनसे डिस्कशन हुआ कुछ किसी टॉपिक पे, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने ग्रुप में डाला, तो मैंने इमीडिएटली उनको डाल करके फोन करा। तो उनका वो काम शायद बन भी गया, जिस वजह से उन्होंने मुझे फोन किया था, वो काम उनका हो गया।
तो मुझे लगा कि सब, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर आप इतने सालों से, आपका कितने सालों से है, तो उन्होंने सब मुझे अपनी जर्नी बताने लगे। तो मुझे लगा यार ये जर्नी ना ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी है, बजाय इसके कि मैं इनसे अपने अपने परिवार में इनको लेके आता हूँ, एफपीआरटी परिवार में लेके आता हूँ, जिससे कि ये हमारे और सब लोगों को बताएंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखो एलआईसी में एडवाइजर जो स्क्रैच से शुरू करता है ना, जीरो से शुरू करता है ना, और वो आज 4-4 5-5 साल से टीओटी है, दो एजेंसी चल रही हैं, उसमें सब में टीओटी हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए चाहता हूँ कि सबको इनवाइट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ जर्नी खुद सामने से शेयर करें, और आप अपना सब पूरा इंट्रोडक्शन दें कि कैसे उन्होंने अपना अपना इस प्रोफेशन में कैसे अपनी एंट्री ली, और कैसे आज वो इतने 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 बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, और क्या क्या उन्हें तकलीफें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, हम सब चाहेंगे। क्योंकि ये परिवार में जब जितने लोग हैं ना, ये बात सबके समझ के चलना, जो लोग आज परफॉर्मर बने हैं ना, उसके पीछे जो परफॉर्मर आज दिख रही है परफॉर्मेंस, जो उससे पहले का जो स्ट्रगल है ना, वो हमें समझना पड़ेगा। ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कोई जादू चल गया और आदमी टीओटी हो गया। कभी जादू से टीओटी नहीं होता, और एक बार टीओटी जादू से हो सकता है, लेकिन 5-5 साल एक दो एजेंसीज में टीओटी होना, ये जादू का काम नहीं है। ये मेहनत का काम है, स्ट्रगल का काम है, डेडिकेशन का काम है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा प्रशांत छाछड़ जी को इनवाइट करता हूँ, और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा हमारा एफपीआरटी की परंपरा है कि हम लोग सब लोग उनको प्रॉपर तरीके से इनवाइट करें, डिजिटली उनको वेलकम करें, और बाकी सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि देखो आप लोग आते हो, आप लोग, हम लोग जब सवेरे आप ये सेशन चला रहे हैं, तो आप लोग भी अपना कैमरा ऑन करके बैठो ना सर। अच्छा लगता है सर, जब बहुत सारे चेहरे दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि, और सब लोग हैंडसम है, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, बहुत हैंडसम लोग हैं हमारे पास। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना ये कैमरा ऑन करके बैठिए, और मैं प्रशांत छाछड़ जी को इन्वाइट करता हूँ। आपका एफपीआरटी के मंच पर स्वागत है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। ओवर टू प्रशांत छाछड़ जी। थैंक यू सर। थैंक यू अतुल जी। जय जिनेंद्र। वेलकम प्रशांत जी, वेलकम। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि एफसीआरटी करके भी कोई अपना एक क्लब चलता है, ये मुझे पता नहीं था। और अतुल जी से काफ़ी बार कॉरपोरेट क्लब में जब हम लोग कोई क्यूरी है, किसी को भी कोई क्यूरी है, तो हम लोग इमीडिएट उसमें एनरोल करते हैं कि हमारी ये क्यूरी है। तो मुझे सबसे पहली क्यूरी आई थी टाटा एआईए की। तो एक प्रपोजल टाटा का आया था, तो मैंने अतुल जी से उस समय बात की थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा उसके ऊपर सोल्यूशन दिया था। और तब से हम लोग जुड़े हैं। उसके बाद जो 3-4 बार हमारी बातचीत हुई, और इसी कारण से मैं एफसीआरटी टीम से जुड़ पाया हूँ। तो स्पेशल थैंक्स अतुल जी और सुनील जी। अशोक जी कारोड़ा जी भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, अशोक जी और हम लोग पर्सनली मिले भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग मेरी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, एक शुरुआत इस तरह से होती है व्यक्ति की, ये सोच ही नहीं सकता है कि एट द एज ऑफ 15 किसी को काम करना पड़ेगा। मेरी शुरुआत ऐसे ही हुई कि जैसे मैं 10th कंप्लीट होकर बाहर निकला, मैंने 10th के एग्ज़ाम देके बाहर निकला, तो मेरे हाथ में काम सौंपा गया। और हमारे यहाँ पे पिग्मी कलेक्शन का एक काम होता है। पिग्मी कलेक्शन यानी लोगों की तरफ से कलेक्शन करना, 10 रुपये 20 रुपये, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा करना, और उससे फिर 4 महीने 6 महीने बाद वो पैसे विड्रॉल करता था, और उसकी एक सेविंग की हैबिट होती है। तो इस तरह से मैं पिग्मी कलेक्शन की शुरुआत एट द एज ऑफ 15 मैंने शुरुआत कर दी थी। उसके बाद उसकी जो इनकम थी वो मेरी थी 600-700 रुपये महीना, 800 रुपये महीना, 900 रुपये महीना। और उससे पहले आपने कभी नाम सुना होगा सूरज जी जैन, जो जलगांव से एमएलए है। उनके यहाँ पे मेरे मम्मी ने 17 ईयर रसोई का काम किया। और वो जो जॉब करती थी जहाँ पे, तो वहाँ पे 100 रुपये महीने से लेके तो 600 रुपये महीने तक, 17 साल में उनकी 100 रुपये की सैलरी 600 रुपये हुई थी। ये 1978 से लेकर 1993 की बात कर रहा हूँ मैं।
और 93 से जब मैं जॉब को लग गया, यानी पिग्मी कलेक्शन का काम करनी शुरुआत कर दी, तो उस समय मैंने इमीडिएट मम्मी का पहले तो जॉब छुड़वा दिया, क्योंकि उतनी इनकम स्टार्ट हो गई थी। आपको मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ, थोड़ा सा माइक ऊपर कर पाएंगे क्या? थोड़ा हल्का कम आवाज आ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, हो सकता है। यस। मैं करता हूँ। अभी आ रहा है? एक रिक्वेस्ट है, जिनके कैमरे ऑन है वो इधर उधर ना, मतलब ये तो टिक के बैठ जाएं, या खाना पीना बंद कर दें या कैमरा बंद कर दें, वो डिस्टरबेंस रहती है स्पीकर को भी। अब आ रहा है आवाज? हाँ, पहले से बेटर है। ओके। तो इस तरह शुरुआत हुई है। इसके बाद एडिशनल कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, इसलिए मैं LIC में गया, LIC ऑफिस में, कि पिग्मी के साथ साथ हम लोग LIC की पॉलिसी भी कर सकते हैं। इसलिए मैं LIC ऑफिस में गया और मैं किसी एक व्यक्ति से मिला कि आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो हेलो। हाँ आ रही है सर, वो कम आ रही है आवाज। चलो। सर वॉल्यूम काफी लो है ना, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है सर। मैं एक बार लैपटॉप से ट्राई करता हूँ। सर आवाज मुझे तो सही आ रही है। हाँ, ये हुड्डा जी ने ऐसे ही मेरा पार्ट लगा इसमें। सर आवाज तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज। जी अब आ रही है आवाज? सर पहले भी आवाज सही आ रही थी। अब जी। बेटर है सर, अब बेटर है। अब बेटर है ना? मैंने हाँ सीए हाँ निकाल दिए है। हाँ, बेटर अ, बेटर। तो इस हिसाब से मेरी शुरुआत हुई। इसके बाद मैं LIC ऑफिस में गया और LIC की पॉलिसी निकालने के लिए, उस समय मुझे पॉलिसी नहीं बोलता था, तो मैं बोलता था अकाउंट खोलना है, खाता खोलना है, क्योंकि उस समय अपने को ज्ञात नहीं था कि LIC पॉलिसी निकालने को पॉलिसी बोलते हैं इस तरह से। और उस तरह से शुरुआत हुई। इस बीच में एक पिग्मी कलेक्शन के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मैं काम करता था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और मुझे काफी बड़ा उसका जुर्माना भरना पड़ा, क्योंकि लोगों ने अपने भरोसे पे लोगों कलेक्शन दिया था और लोगों को उसका रिपेमेंट मुझे मेरी जेब से देना गिरा, जबकि मेरी सोर्स ऑफ इनकम 800,000 रुपए की थी उस समय की। तो मैंने उस समय वो जो लोगों को रिपेमेंट किया, तो उससे एक ट्रस्ट आ गया लोगों में। और 2003 में जैसे ही ये सब किस्सा होने के बाद 2003 में मैंने डिसाइड किया कि भाई आज 31 तारीख है, तो मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मैं मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गया और थैंक्स विनोद जी ठोले, जो मेरे सीनियर बिजनेस एसोसिएट है, और आज ऑल इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है हमारी टीम, कि जिसमें 5 MDR, 5 TOT, 5 COT और 17 MDRT हुए हैं इस साल। तो एक यानी हमारी टीम को MDRT फैक्ट्री ये चेयरमैन ने संबोधन किया हुआ है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई 1997 में, और 2003 में मेरी जैसे 12 पॉलिसीज करनी होती है, ईयर एंड पे मैं गया और सर को बताया कि सर आज आखिरी दिन है और पॉलिसी कंप्लीट करनी है। तो बोले कहाँ चलना है, क्या है? मैं बोला सर मैं तो लेके आ जाता हूँ, क्योंकि उस समय अपनी जेब से पैसे भरना होते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम। तो व्यक्ति बोलता था मेरे पास अभी पैसे नहीं, तू भर दे। और मैं भर देता था और पॉलिसी फिर 80% पॉलिसी लैप्स हो जाती थी। ऐसे पिछले 6 सालों का मेरा किस्से चलते रहा, 97 से लेके तो 2003 तक। 2003 में जब लास्ट डे गया, सर बोले कि आज एक न्यू जीवन श्री पॉलिसी बंद हो रही है, और वो पॉलिसी बंद हो रही है तो फिर आप उसको इनकैश करो। बोला सर उसमें क्या प्रीमियम होता है और कैसी पॉलिसी होती है? तो बोले उसमें कम से कम 25,000 रुपये, 32,000 रुपीज प्रीमियम होता है, क्योंकि 2002 में जो जीवन श्री बंद हुई थी उसमें 24,000 प्रीमियम था, 25,000 प्रीमियम था, और जो न्यू जीवन श्री थी वो 32,000 35,000 रुपये प्रीमियम की थी। तो मैं बोला सर मेरे पास इस तरह के कोई क्लाइंट नहीं है, क्योंकि मेरा बेस कुछ नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने काम की शुरुआत की। बोले तू कोशिश तो कर, मैं आता हूँ तेरे साथ।
और उस समय विनोद जी ठोले और मैं, हम लोग 4 जगह पे गए और 31 मार्च में हमने उसी अकेले दिन में चारों पॉलिसीज क्लोज की और करीब 1,12,000 रुपए उस समय प्रीमियम आया। और वो दिन है और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के देखने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। और सेम डे मैंने डिसीजन लिया 1 अप्रैल को कि मुझे अभी पिग्मी कलेक्शन 100% बंद करना है। और मैंने उसी दिन डिसीजन लेते हुए पिग्मी कलेक्शन जो मेरा चल रहा था वो मैंने किसी को हैंड ओवर कर दिया और फुल टाइम LIC में काम चालू किया। सबसे पहले 2005 में MDRT के 15 दिसंबर 2005 में MDRT को लगता था 4,98,000 रुपए प्रीमियम 2005 में। और उस समय मेरा 50% कमीशन हो चुका था और 2,48,000 रुपए भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 2005 में। और 50% कमीशन करना था अगले 15 दिनों में। तो हमने एक टीम का फाउंडेशन किया उस समय, जिसको नाम दिया गया है टीम 1 कंसल्टेंट्स। ये काफी बार आपने सुना होगा कि टीम 1 कंसल्टेंट्स का वर्किंग किस टाइप से है। तो टीम 1 में हमने ये डिसाइड किया कि प्रशांत छाजेड़ सिर्फ मार्केट से बिजनेस लाएगा और बाद में मेडिकल हो, प्रपोजल भरना हो, प्रपोजल को सबमिशन करना हो, डिवीजन में लेके जाना हो या जोनल ऑफिस लेके जाना हो, ये सारा काम अपने टीम के मेंबर्स करेंगे। तो उस समय टीम 1 का फाउंडेशन हुआ और इसी तरह से मुझे आज ऐसा लग रहा है कि FPRT भी इसी तरह से अपना काम कर रही है कि नंबर ऑफ पर्सन को जोड़ के एकमेक को, यानी मराठी में बोलते हैं एकमेक का सहाय्य करू अवधे विसरू अवधान, यानी सभी लोगों को लेके आगे बढ़ना है, ये अपना टारगेट होता है। और हमने कॉर्पोरेट क्लब में भी यही है हमारा कि हम लोग मैक्सिमम एकमेक को सपोर्ट करते रहते हैं। जब भी किसी को हेल्प लगती है, जब भी किसी को सजेशन लगता है, गाइडेंस लगता है, तो हम लोग वो 100% करते हैं। तो इसी तरह से टीम 1 का फाउंडेशन हुआ। उसके बाद 2005 से लेके तो नाउ आज तक मेरा कभी भी MDRT मिस नहीं हुआ। MDRT हुआ, फिर MDRT हुआ, फिर COT हुआ। उसके बाद 2009 से मेरा कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप मेरी चल रही है। 2009 से लेके अभी तक मेरी कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप चल रही है। और इसके साथ साथ एक मेरा 2007 में मैरिज हुआ। तो उस समय मैंने मिसेस को पूछा, यानी शादी होने से पहले लड़की को पूछा कि आपका एजुकेशन कितना हुआ है, तो बोला 12th हुआ है। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th हुआ है तो आप पास हो गए, तो बोले हाँ। मैं बोला पहले मुझे सर्टिफिकेट दिखा दो आपका पास होने का, क्योंकि सामने टारगेट था कि अपने को और एक एजेंसी लेनी है। तो उस हिसाब से हमने उसका सर्टिफिकेट देखा और शादी होने के इमीडिएट सेकंड मंथ में ही मैंने उनके नाम पे एजेंसी ले ली। अभी MDRT, COT, TOT बहुत हो गए। अभी इस साल मेरा और मिसेस का दोनों का भी इस साल TOT हुआ है और फर्स्ट टाइम ये डबल TOT हुआ है। और ये सब जो हुआ है ये किसी एक के बदौलत नहीं हुआ है। मैं सिर्फ मार्केट में घूम रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे काफी आइडियाज हम लोगों से, जैसे सुनील भाई है, अतुल भाई है, अशोक जी कारा है, ऐसे काफी लोग हैं जो सामने न होते हुए भी हमें सपोर्ट करते हैं और हम लोग इस अचीवमेंट पे पहुंच पाते हैं। और TOT करना, यहाँ पे हमें LIC कुछ बहुत बड़ा इनाम देती है ऐसा नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें MDRT, COT, TOT करने से भी बेटर है कि आप क्लब गैलेक्सी बनो, कॉर्पोरेट क्लब बनो, या फिर अभी एक नया LIC ने क्लब लाया है, शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, या मैं होगा भी तो मैं फिर से बता देता हूँ। इलाइट क्लब आया है जिसमें मिनिमम FP कमीशन विदाउट बोनस 35 लाख रुपए चाहिए। उसमें 4 टाइप की कंडीशन है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक आप अगर FP कमीशन लाते हो तो उसमें आपको एक इलाइट क्लब का सबसे बड़ा अचीवर कहा जाता है। और इलाइट क्लब होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और काफी समय से हम लोगों की एक डिमांड थी कि ये कॉर्पोरेट क्लब के लिए 18 लाख रुपए का जो FP कमीशन है ये काफी कम है। और हम लोगों का कमीशन जो हो रहा था वो 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो हम लोग डिमांड कर रहे थे सेंट्रल ऑफिस से कि हमें एक बड़ा क्लब और कोई नया अचीवमेंट दे। तो LIC ने उसके ऊपर एक्शन ली और LIC ने हमें वो क्लब के लिए एलिजिबल समझा। पिछले 3 सालों से मैं इलाइट क्लब को वैसे क्वालिफाई हूँ
और इस साल भी बहुत नजदीक हूँ, अभी मैं इलाइट क्लब को क्वालिफाई हो जाऊंगा। इलाइट क्लब में सबसे यानी इलाइट क्लब हो, क्लब गैलेक्सी हो या कॉर्पोरेट क्लब हो, इसमें लैप्सेशन जो सबसे मेन विषय है वो है लैप्सेशन लेस देन 10% चाहिए। तो कभी भी हम लोग पॉलिसी निकालते हैं तो इसके ऊपर अपना विशेष फोकस चाहिए कि हमने किस तरह से काम किया हुआ है। ये तो मेरी थी पास्ट हिस्ट्री की, मेरे मम्मी ने इस साल इतना काम किया, ये किया, और आज जो मेरे पास है, आज के तारीख तक जो भी मेरा वर्किंग चल रहा है वो मैं सिर्फ LIC से जुड़ा हूँ, मेरे पास कोई जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी नहीं है। हेलो। बोलिए सर, बोलिए, वो म्यूट कर दी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो मेरे पास अभी तक कोई भी जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या मैं कोई म्यूचुअल फंड का काम नहीं कर रहा हूँ आज के तारीख तक। पूरा जितना इनकम है वो सिर्फ मेरा LIC से आ रहा है, और थैंक्स टू LIC कि जिसने मुझे नीचे से ऊपर तक जो मुझे चाहिए है वो सब कुछ दिया है। आज मेरा जो इनकम है, एक्चुअली एजेंट इनकम शेयर नहीं करता है। लास्ट ईयर का मेरा फॉर्म नंबर 16 जो आया था वो आया था 1,70,00,000 रुपए का, जिसमें मेरा रिन्यूअल करीब करीब 70-80 लाख रुपए का है, बाकी FP कमीशन है। ठीक है, आपको इसमें क्यूरी हम लोग बाद में लेंगे सर, क्वेश्चन आंसर। अतुल जी। प्रशांत जी, ये आपने बताया कि भाई ऐसे कैसे आपने अपना शुरुआत करी, जिस तरीके से एक 12 पॉलिसी करने के बाद और आज डबल TOT करने की जो जर्नी है वो इतनी आसान जर्नी तो नहीं होगी। आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हुए हैं, कोई ऐसी जरूर सेल होगी जिसमें आपको लगा होगा यार आज मुझे अपने अपने आप को एक सक्सेसफुल सेल्समैन समझना पड़े, और लगा होगा कि भाई आज कोई ऐसी ऐसी कोई शेयरिंग करिए हमारे साथ, ऐसा कोई सेल डिस्कस कीजिए जिसमें आपको लगा हो कि क्लाइंट का जो रुझान था वो बिल्कुल ना की तरफ जा रहा था और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था पॉलिसी लेने में, और उसके बाद आपने उसको कुछ ऐसी बातें डिस्कशन करी जिसकी वजह से वो आपकी सेल मैच्योर हुई। तो ये आप बताएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना लर्निंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल, मैं जो जो बताता अपने हूँ। एक्सपीरियंसेस होंगे ना, आज एक एक एक्सपीरियंस आता है तो 100 लोगों को बस। प्रशांत सर, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, अभी अभी जितने भी लोग जुड़े हैं उसके साथ कम से कम 2000 लोग उसको यूट्यूब पे देखने वाले हैं। तो ये यदि आपका एक आइडिया है ना, बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा और लोगों की हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूँ चलेगा, कि कुछ अपनी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी, मैं आपसे एक मेरा कॉल डिस्कस करना चाहता हूँ। 2006 में मैंने एक व्यक्ति का पूरा पोर्टफोलियो हाथ में लिया लाइफ इंश्योरेंस का, और उनका पूरा पोर्टफोलियो लेने के बाद वो डाटाकॉम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें सारा रिकॉर्ड फीड किया, और उसमें मुझे काफी कुछ करेक्शंस अल्टरेशंस दिखे, और मैं हमने वो काम का सिस्टम ही वो उस हिसाब से डेवलप कर दिया था 2005 से, कि सारे जितने भी अपने क्लाइंट्स है उनका पूरा डेटा अपने पास लेना और उनका कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाना, उनको देना। और कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाते वक्त ऐसा ध्यान में आता था कि ये पॉलिसी लैप्स है, ये पॉलिसी का नॉमिनी अभी तक लगाया नहीं है, मेजर होने के बाद भी इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट लगा नहीं है, या फिर इसका एड्रेसेस जो है वो काफी पुराना है। तो हम लोग सारा डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद उसमें जो भी करेक्शंस अल्टरेशंस है हम बताते हैं कि सर ये पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल का चलता है, और इसमें कुछ काफी अल्टरेशन हमें करने रहते हैं, जैसे नॉमिनी लगाना है, एक्सीडेंट बेनिफिट लगाना है, या मैरिज के बाद नाम चेंज करना है। तो इस हिसाब से हम लोग वो सारा वर्किंग हाथ में लेते हैं, और इसी तरह से मैंने एक कॉल ओपन किया था यहाँ पे जलगांव में। नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, सुनील जी कोटेचा करके उनका नाम था, और उन्होंने उस चीज को वो सारे डिटेल्स मुझे दे दिए, और उसमें उनकी बेटी की और बेटे की पॉलिसी लैप्स थी, और मैंने उनको बताया कि ये पॉलिसी लैप्स है और आपको ये पॉलिसी चालू करने के लिए मेडिकल करना रहेगा। पर वो जो व्यक्ति था उनका काम इतना बड़ा था कि मुझे पता नहीं था कि इतना काम इनका बड़ा है। मैं तो एक अ, अपने साधारण जैसे क्लाइंट रहते हैं उस हिसाब से उनसे अप्रोच कर रहा था, और मुझे सबसे एक ही फॉर्मूले में काम करना पसंद आता है, किसी को 19 और किसी को 21 बताना ये जमता नहीं है। तो मैंने इसी तरह से उनको बताया कि आप ये पॉलिसी चालू करने रहेगी। उन्होंने बोला कि करते हैं, 8 दिन बात करते हैं, 15 दिन बात करते हैं, महीने भर बात करते हैं, ऐसे करते करते 2 ढाई 3 महीने निकल गए।
एक दिन मैंने उनको बोल दिया, भैया आपको ये पॉलिसी चालू करना है तो कीजिए, इसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरा इसमें पर्सनल कोई बेनिफिट है, तो ऐसा नहीं है। तो वो क्लाइंट काफी नाराज हो गया मेरे से कि तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? बोले, मैं बोला मुझे पता नहीं है कि आप क्या हो, पर मेरा जो काम है वो आपको मैं बता रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया, मैंने उनसे बात बंद करना बंद कर दिया। 1 महीने बाद फिर मैं उनसे जुड़ा, तो मैं जैसे उनके पास गया तो प्रशांत कहाँ चलना है मेडिकल को, सामने से। और उस समय वो व्यक्ति ने उनके बेटे को लेके मेडिकल किया, पॉलिसी चालू किया, और उस समय हम लोग उनसे काफी अच्छे से जुड़ गए। और फिर हम लोग उनका एक दिन सामने से फोन आया, करीब 13-14 मार्च 2000, नहीं 1 मार्च 2005 7 की बात है। तो उनका सामने से फोन आया कि प्रशांत तू घर पे आ जा, अपने को कुछ प्लानिंग करना है। तो मैं और विनोद जी वहाँ पे हम लोग गए, और हमने वहाँ पे कॉल किया। तो उनको हमने सामने से पूछ लिया कि अपने को कितने प्रीमियम तक पॉलिसी करना है। तो उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए प्रीमियम तक अपन वो पॉलिसी करेंगे। अब 15 लाख तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो बोले ठीक है। तो उसमें 3-3.25 करोड़ की पॉलिसी बैठ रही थी। तो हमने उनको बताया कि हम लोग 5 करोड़ की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या सैंक्शन होके आता है देखते हैं, फिर आपको लगा तो 5 करोड़ की कंप्लीट करेंगे, या तो फिर आप जितना बोलेंगे उतना करते हैं। बोले ठीक है, कर दो इंट्रोड्यूस। उस समय डीएमआर यानी मुंबई में जाके मेडिकल करना होता था, यानी हमारे जलगांव में उस समय मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी, डीएमआर नहीं थे। तो हम लोग मुंबई जाके उनका मेडिकल करवाया था मैंने। और उस समय वो पॉलिसी कंप्लीट उन्होंने 5 करोड़ की, और ऊपर की जितनी भी अमाउंट थी 8 लाख रुपए, 15 लाख के ऊपर, यानी 23,10,840 रुपए वो प्रीमियम फर्स्ट टाइम मेरा क्लोज हुआ था इन 2007। और ये करने के बाद फिर जैसे बाकी लोगों को कमीशन दिया जाता था, ऐसे ही सामने से काफी लोगों ने उनको ऑफर की, क्योंकि जलगांव बहुत छोटा है। वहां पे पता चल गया कि प्रशांत ने ये व्यक्ति की 5 करोड़ की पॉलिसी की, तो काफी लोग उनको ऐसे अप्रोच होने लग गए। तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि मैंने उसका काम देखा है, अभी मैं इंश्योरेंस के लिए और किसी के पास नहीं जाने। और फुल टाइम उन्होंने मुझे, आज के तारीख में वो 1 करोड़ रुपए प्रीमियम अपने पास पे कर रहे हैं। और उन्होंने काफी रेफरेंसेस भी दिए, काफी रिकमेंडेशन भी दिए, काफी अच्छा उनकी तरफ से अपने को बिजनेस भी आया हुआ है। इस तरह से ये कॉल क्लोज हुआ लास्ट ईयर में। और मेरी एक बिग अचीवमेंट हुई मार्च 2023 में, कि एक ही व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए सिंगल प्रीमियम सिंगल पॉलिसी में मेरा कंप्लीट हुआ। वो सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम 1 करोड़? रेगुलर प्रीमियम, हाँ, रेगुलर रेगुलर। मतलब जीवन उमंग में 12.5 करोड़ की पॉलिसी और 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म। तो लास्ट ईयर मेरा करीब 3 करोड़ रुपए प्रीमियम मार्च में कंप्लीट हो गया था। इसी बेसिस पे हम लोग अभी अर्ली सीओटी के मीट के लिए गुवाहाटी गए थे, जहाँ पे एमडी साहब ने काफी अप्रिशिएट किया एमडी सीओटी टीओटी, अर्ली एमडी सीओटी टीओटी के लिए। और उन्होंने बताया कि इलाइट क्लब का उसी समय उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया था। प्रशांत जी, जैसे आपने बताया कि आपने एक ही पॉलिसी में 1 करोड़ का प्रीमियम आया। प्रशांत, थोड़ा सा हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने लोगों की टीम है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे आप क्लाइंट्स से मिलते हैं, क्या उनसे बात करते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि भाई रिबेट की प्रॉब्लम तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जितना जितना बड़ा प्रीमियम होता है उतनी उतनी रिबेट की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कैसे आप उसको ओवरकम कर पाते हैं? कितने लोगों की टीम है और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? और क्या आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या रहती है? कैसे आप क्लाइंट्स को नए क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं आपके पास? ये थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ अभी। सबसे पहले मैंने 2005 में जब से काम चालू किया, तो तब से लेके आज तारीख तक मैं कौन से दिन कहाँ पर हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, किसको मिल रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सारा मेरा टू डू टुडे में लिखा हुआ है। मेरे लिए मेरी जो की है वो है टू डू टुडे। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आज कितने लोगों से मिल रहा हूँ मैं, 10 लोगों से मिलना है, 5 लोगों से मिलना है, या मुझे आज हॉलीडे मनाना है,
तो मेरा वहां पे वो कि आज मैं दिल्ली गया हूँ, अशोक जी कालरा जी से मिला हूँ या अतुल जी से मिला हूँ, तो मेरा वहां पे रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए। तो मेरे जो टू डू के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने रेगुलर डे वाइज डायरी लेके और उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपको 10 लोगों से मिलना है, 15 लोगों से मिलना है, 2 लोगों से मिलना है, या आज आपको बाहर जाना है। तो ये सब अगर आप करोगे तो ये आपके सक्सेस की पहली तो की रहेगी। दूसरा, अपने पास इस तरह से एक रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए कि मुझे अभी अप टू मार्च 2024 मुझे कॉर्पोरेट क्लब मिनिमम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए हमारे हाथ में कितने दिन है? 65 डेज। अभी 65 डेज डिवाइडेड बाय कॉर्पोरेट का कमीशन, वो हमें अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो काफी छोटा टारगेट रहता है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहता है। और हम लोग डेली बेसिस पे अगर वर्क करते हैं तो उस हिसाब से क्लोजिंग 100% आता है। पर हम लोगों का क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कुछ बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिसका बिजनेस बड़ा आने वाला होता है, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। नहीं हेलो। सर, आवाज तो आपकी बढ़िया आ रही है। सब आपको लग रहा है क्या कुछ ऐसा? हाँ, हल्का सा लग रहा है, चलो ठीक है, ओके। हाँ प्लीज। हाँ, तो उस हिसाब से अपने पास अपने क्लाइंट की लिस्ट होना चाहिए। मेरी क्लाइंट की लिस्ट मेरे पास अभी, मैं मार्च तक कितने लोगों को मिल सकता हूँ? मेरे पास 500 लोग हैं, पर मैं 500 लोगों को मिल सकता हूँ क्या? नहीं। तो मेरे पास क्लियर होना चाहिए कि मुझे मार्च तक कौन बिजनेस दे सकता है, एक्सपेक्टेड होता है कि मुझे ये बिजनेस दे सकता है। तो उतनी लिस्ट अगर हम लोग 100, 150, 200 लोगों की क्रिएट करते हैं और डेली बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं कि मैं 2 लोगों को मिलूंगा, 3 लोगों को मिलूंगा, तो उस हिसाब से अपना काम हो सकता है। क्योंकि न्यू क्लाइंट प्लस एग्जिस्टिंग सर्विसेज ये भी हमें करनी होती है। और एग्जिस्टिंग सर्विसेज यानी न्यू बिजनेस के लिए फॉलो। मैं तो सर्विसेज के लिए कभी भी किसी क्लाइंट के पास नहीं जाता हूँ, वो फिर नॉमिनी चेंज करना हो, 1 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करना हो, या कोई भी सर्विसेज हो। सर्विसेज के लिए मेरी तरफ करीब करीब 9 लोगों की टीम है जो बैकएंड पे मेरा पूरा काम करती है। मैं कभी किसी का कलेक्शन नहीं करता हूँ, मैं ब्रांच ऑफिस में कभी जाता नहीं हूँ। ब्रांच ऑफिस में बीएम को मिलने गया या स्टाफ को मिलने गया, उतना ही। पर पर्टिकुलर ये फॉलोअप के लिए अगर मैं ब्रांच जा रहा हूँ तो वहां पे मेरा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वेस्ट होता है। तो सभी लोगों ने ये ऐसा ध्यान रखना है कि हमें ब्रांच में निगेटिविटी मिलती है, और मैंने वो अनुभव की है। काफी एजेंट मुझे ऐसे शेयर करते हैं कि वो उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, उसने ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। पर हम पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, हमें अपना एनालिसिस होना चाहिए हमारे पास कि हम लोगों को किस दिशा में जाना है। अगर मुझे कॉर्पोरेट करना है तो मुझे ब्रांच में या मेरे ऑफिस में बैठ के वर्किंग नहीं होता है, मुझे मार्केट में रहना होगा। और मार्केट में जब आप मैक्सिमम समय रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। पर हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं घर से निकला हूँ और मैं मेरे ऑफिस पे जाके बैठ जाता हूँ, और फिर वहां पे मैं बोलता हूँ कि इसका ये रिवाइवल हुआ क्या, उसका ना प्रीमियम लेके आया क्या, और वो काम काम हो गया क्या। तो वो सारी चीजों को हमें काफी वहां पे अपना टाइम स्पेंड होता है। और ये काम किसी को हैंड ओवर अगर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपये महीने वाला व्यक्ति कर सकता है, तब हम वहां पे जाके अपना टाइम खराब करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने पास इस लेवल का स्टाफ होना चाहिए, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ताकि हम लोग अपना जो समय है वो मैक्सिमम मार्केट में गुजारे, और मार्केट में जाने के बाद न्यू बिजनेस किस तरह से आ सकता है इसके ऊपर ध्यान रखें। दूसरा होता है कि जैसे अपने कुछ कॉल क्लोजिंग हो जाते हैं तो उनको अपना अनुभव पता होता है कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। उसी व्यक्ति को, आपको क्या लगता है सर कि मेरे आपको काम करने का तरीका कैसे लगा? तो व्यक्ति बोलता है बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैं तेरे पास पॉलिसी लिया। सर, आपको नहीं लगता है कि मैं और आपकी तरह आपके दोस्त को, आपके परिवार के मेंबर को इस तरह की सर्विसेज दूं, उनका भी पूरा काम संभालूं? तो वो बोलता है बिल्कुल करना चाहिए, एक काम कर, ये मेरे 5 नाम ले। वो 5 नाम देगा, 2 नाम देगा, 1 नाम देगा। ये क्या हुआ अपने पास? रेफरेंसेस। बराबर है। अभी रेफरेंस को हमें रिकमेंडेशन में कन्वर्ट करना है। सर, आपके ये बहुत क्लोज है, ये 5 लोग, इसमें से आप किसी 2 लोगों को फोन लगा सकते हो कि जो इमीडिएट मुझे वहां पे एंट्री दे सकता है? तो बोलता है बिल्कुल, अभी लगा देता हूँ, मेरा दोस्त ही है। तो वो 2 फोन लगा देता है, वहां पे अपना एक इंप्रेशन जो होता है, वो कॉल क्लोजिंग का रेशियो 80% तक क्लोज हो जाता है सिर्फ उसका एक फोन कॉल जाने से। हम बहुत ज्यादा कुछ वहां पे अपने, हमें एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते।
तो मैंने ये अनुभव किया है, मैं कभी भी कोल्ड कॉल नहीं करता हूँ। मैं मैक्सिमम कॉल जो है वो रेफरेंसेस रिकमेंडेशन के माध्यम से करता हूँ, और उसमें मेरा क्लोजिंग रेशियो काफी अच्छा आता है। और वहां पे मुझे सर्विसेज भी जो लेवल पे देनी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे 1 करोड़ रुपए प्रीमियम दे रहा है तो उसका रेफरेंस भी वो लेवल पे रहेगा। जो व्यक्ति मुझे 23 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है उसका रेफरेंस भी वो लेवल पे रहेगा, तो उसका बेनिफिट्स हमें काफी मिलता है। हम कई एक आध पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ से 50 लाख रुपए आ जाएगा, मेरा एमडीआरटी हो जाएगा, यहाँ से 30 लाख रुपए आ जाएगा, मेरा सीओटी हो जाएगा। पर ये कॉल कब क्लोज होगा पता नहीं है। पर 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए वाले जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे ज्यादा सर्विसेज देने की जरूरत नहीं होती है। और मंथली ई नैच हो गया, रेगुलर नैच हो गया, इसमें अगर हम लोग पॉलिसी करते हैं तो बहुत इजी वे अपनी पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। पॉलिसीज का टारगेट है ना, मैं तो चाहता हूँ कि गैलेक्सी कॉर्पोरेट और इलाइट क्लब के लिए हम लोग क्वालिफाई हो। मिनिमम ये टारगेट अपना होना चाहिए, गैलेक्सी, उसके ऊपर कॉर्पोरेट हुआ तो बहुत अच्छा है, और इलाइट क्लब में आप एंटर कर रहे हो तो बहुत ही आनंद रहेगा। अभी इसमें आपके पास क्लोजिंग की एक तो लिस्ट होना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट कितने लोगों का क्लोजिंग इमीडिएट अभी लेना है। दूसरा है कि हमें हमारे पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स को हमें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं कि उनको बताते नहीं है कि हम लोगों का क्या सिस्टम है। तो अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ कि मेरे बिजनेस में अगर आप आते हो या मुझे रिकमेंडेशन देते हो, रेफरेंसेस देते हो, या आप मुझे थोड़ा समय और ज्यादा देते हो, परिवार को जितना समय हम देते हैं उससे थोड़ा और ज्यादा वो कम लेवे अपने, और मैं मार्केट में रहूं तो उतना मूवमेंट हमें ज्यादा मिलता है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो हमें भी वो अप्रिसिएट होता है, और क्लाइंट को भी होता है कि हम बहुत अच्छे से सर्विसेज उनको दे रहे हैं। इसके बाद अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए कि जैसे प्रेजेंटेशन देना है तो उसके प्रिंट आउट डेली बेसिस पे 2 प्रिंट आउट्स, 3 प्रिंट आउट्स कि मुझे आज इसके पास कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट लेके जाना है, इसके पास मुझे अप्रेजल लेके जाना है। आपने अप्रेजल देखा है काफी लोगों ने, रिस्क कवर का ग्राफ आता है। हाँ जी। हाँ, तो रिस्क कवर के ग्राफ के ऊपर मैं क्लोजिंग करता हूँ। रिस्क कवर का ग्राफ जिसके पास होगा वो बोलता है कि मेरा रिस्क कवर इस तरह से बढ़ रहा है, और फिर 15 साल बाद नीचे आ रहा है, और फिर नीचे टच हो जाए, एट द एज ऑफ 60-65 मेरा इंश्योरेंस पूरा बंद हो रहा है। तो हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं, भाई इसको ऊपर उठाने के लिए तुझे नए से एडिशन करना रहेगा। तो मैं उसके साथ उसकी नए से जो, जैसे जीवन उमंग है, जीवन उत्सव है, इसका कॉम्बिनेशन करके उसका रिस्क कवर का ग्राफ अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके ऊपर मैं कॉल क्लोज करता हूँ। मेरा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट के अंदर ही मेरा कॉल क्लोज होता है। उसको सारा इनफ्लो आउटफ्लो दिख जाता है, उसको पता है कि मुझे अभी 3 साल के बाद मेरा प्रीमियम भरना कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से मुझे फंड्स आना चालू हो रहा है। तो वही फंड्स अगर हम लोग रिसाइकल करते हैं तो काफी अच्छा हमें उसका बेनिफिट्स होता है, और रिस्क कवर के ग्राफ के ऊपर भी क्लोजिंग होता है। और इसके बाद हम लोग मार्केट में स्पेसिफिक कितना समय रहते हैं। बहुत बार व्यक्ति बोलता है कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ। मैं खुद 2 से 3 घंटा काम करता हूँ, तब मैं टीओटी, डबल टीओटी हूँ। अगर मैं फुल टाइम काम करूंगा तो और कहीं पे पहुंचूंगा। मैं अपने आप को, जब मैं मार्केट में रहता हूँ तभी समझता हूँ कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मैं बैक ऑफिस पे, एलआईसी ऑफिस में, या मैं और कहीं टाइम पास कर रहा हूँ तो मैं वर्किंग पे नहीं हूँ। तो इसके लिए अपने पास इस तरह से कोई टीम होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि छोटे छोटे कामों के लिए अपने पास स्टाफ होना जरूरी है, कि हम लोग वो किसी को हैंड ओवर कर देंगे तो हम लोग फ्री रहेंगे, हम लोग फ्री रहेंगे तो हम लोग मार्केट में रहेंगे। इस तरह से वर्क होना चाहिए। और मेरे हिसाब से मुझे 8:45 का टाइम दिया था, 5 मिनट और ऊपर ले लिया मैंने। नहीं प्रशांत सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पहले पूछूंगा, फिर एक दो लोगों का हम क्वेश्चन, यदि किसी का डिजिटल हैंड रेज होगा तो हम उसको जरूर लेंगे। प्रशांत सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आज के दिन जो नई जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है, जो 15 साल 20 साल की पॉलिसीज लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो और स्पेशली वो बेसिकली जो हमारे पास जो रिटर्न्स होती हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, वो अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की रिटर्न्स आती हैं जो टैक्स फ्री आती हैं। तो लोगों को आज के दिन मार्केट के अंदर बहुत सारे
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, उन लोगों को लगता है कि हमारे पास ऐसे मार्केट में इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो वो ये चैलेंजेस आपके पास आते हैं या मतलब ये चैलेंजेस दिल्ली तक सीमित हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली तक सीमित है। ये चैलेंजेस हर व्यक्ति को है। ये हम लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और सभी तरह ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि म्यूचुअल फंड में 15% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, और शेयर मार्केट में 25% मिल रहा है, प्रॉपर्टी में 50% मिल रहा है। तो हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आती है। हम लोगों को एक ही करना है कि आप स्पेकुलेटिव्स में जितना अमाउंट आपको डालना है आप डालिए। हम लोग किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा मत डालिए, आप प्रॉपर्टी में पैसा मत डालिए। हम लोग अगर उससे निगेटिव बात करेंगे तो वो बोलेगा कि तू यहाँ से निकल जा। सबसे पहला ये बेनिफिट्स होता है कि, यानी कहने का मतलब है कि 90% आप स्पेकुलेटिव्स में डालिए और 10% आप सिर्फ इस तरह के फोल्डर में रखिए जो आपको पूरा स्पेकुलेटिव्स आपका बैलेंस करके रख सकता है। कि जैसे आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है या 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो 10 लाख रुपए तो लाइफ इंश्योरेंस में डाल, ताकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी मिल सके। आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, 7% रिटर्न मिल रहा है, 8% रिटर्न मिल रहा है, तो ये कोई मायना नहीं रखता है कि जैसे हम लोग खुद के घर में रहते हैं, यहाँ से हमें क्या रिटर्न है। हाँ, मैं अगर 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के फ्लैट में रह रहा हूँ, बंगलों में रह रहा हूँ, और यहाँ यही पैसा अगर मैं बिजनेस में लगाता हूँ तो नेचुरल है कि मुझे बिजनेस में इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और उसी तरह का घर अगर मैं रेंट आउट भाड़े से ले लेता हूँ तो मुझे शायद 1 लाख 2 लाख रुपए महीने में मिल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड है। तो इसी तरह से हमें वो इन्वेस्टमेंट उस तरह से उसको समझाना है कि भाई इस तरह से आप ये इन्वेस्टमेंट करो। अभी 1 करोड़ रुपए जो प्रीमियम भर रहा है वो व्यक्ति के पास बिजनेस की कमी है? बहुत नहीं है। बढ़िया। नहीं। उसके पास काफी काफी बड़ा बिजनेस है। वो जब 100 करोड़ रुपए कमाता है, 50 करोड़ कमाता है, 25 करोड़ कमाता है, तब वो जाके 1 करोड़ रुपए प्रीमियम भरने की ताकत रखता है। तो वो 1 करोड़ पे भी 6% बोलते हैं तो काफी कम हुआ। पर पूरा पोर्टफोलियो में अगर देखता है तो वो बोलता है ठीक है ना, इससे मुझे पूरे रिटर्न्स में मुझे कुछ पैसों में नुकसान हुआ है। बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, मैं दो डिजिटल हैंड हैं, मैं उन लोगों को लेना चाहूंगा और फिर मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अशोक काला जी को आमंत्रित करूंगा कि भाई आपका वोट ऑफ थैंक्स करेंगे आज के सेशन के लिए। पहला जो है प्रिया मैडम, कोई ने डिजिटल हैंड रेज करके है तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। मैं कोशिश, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट इतनी है कि हम मतलब जल्दी से अपना क्वेश्चन करें, बहुत लंबा क्वेश्चन प्लीज मत पूछिएगा। थैंक यू सो मच। प्रिया मैडम ने अपना डिजिटल हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैडम। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन पंकज जी, पंकज सदाना जी, अपने अपने आपको अनम्यूट करके बोलिए। जी नमस्कार। मेरा सवाल वही रिस्क ग्राफ को लेकर है जो सर ने बताया, तो वो मैंने पहली बार ही टर्म सुनी है, उसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। आप डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सर ये डेटा काउंट भी मैं जो आप शब्द बोल रहे हैं मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, मतलब मैंने यूज नहीं किया है कभी भी। ये डेटाकॉम करके अपना LIC का, मेरे हिसाब से आज करीब करीब 70-80% लोग डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और उसमें एक अप्रेजल आता है। वो अप्रेजल मैं अपने FPRT, यानी मैं अतुल जी को शेयर करता हूँ, अतुल जी आपको FPRT ग्रुप पे शेयर करेंगे, और उसमें वो ग्राफ कितना इम्पैक्ट करता है वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका गाइडेंस का। धन्यवाद। मैं प्रदीप जैन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना क्वेश्चन दें। अतुल जी, जैन सभी FPRT मेंबर सभी को सादर प्रणाम। प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा। प्रशांत जी, छोटा सा क्वेश्चन है कि आजकल लोग सभी को शॉर्ट टर्म की नीड रहती है कि मुझे इतना लंबा नहीं जाना, जबकि LIC पॉलिसीज के अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहती है। उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? अपने पास LIC के पास कौन कौन से शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है आपके नॉलेज में? हाँ जी। LIC में अपने पास शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है या नहीं है? सर, शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज हैं अभी जो रिसेंटली लॉन्च है, उसके अलावा मिनिमम 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए हमारे पास जाना पड़ता है। तो अपने पास जैसे SIIP करके पॉलिसी है। जी। SIIP में आप 5 साल की टर्म दे सकते हो, 6 साल की दे सकते हो, 10 साल की दे सकते हो, 25 साल की दे सकते हो। आपको जो टर्म देना है आप दीजिए।
और वो व्यक्ति बोलता है मुझे मार्केट से रिस्क नहीं लेना है, तो आप बॉन्ड फंड में उसका फंड डाल दीजिए, वहां पे भी आपको 6-7%, 8% का रिटर्न मिलेगा ही। तो कंपलसरी नहीं है कि आपको, कैसा होता है कि शॉर्ट टर्म बिजनेस हमारे पास होता है, पर हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पास कोई पॉलिसी है ही नहीं इस तरह की, और हम लोग बिजनेस छोड़ देते हैं और फिर वो शिफ्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में। जी तो वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो उससे बेटर है कि कम से कम वो SIP या इस तरह के अपने जीवन उत्सव प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका हमें भी बेनिफिट मिलता है और उसको भी एक एश्योरेंस रहता है कि हमें काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। जैसे SIP के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आप policybazaar.com पे अगर जाते हो और वहां पे जी देखते हो कि यूलिप के सबसे बेस्ट रिटर्न किसके हैं policybazaar.com पे, तो वहां पे LIC का SIP और निवेश प्लस के रिटर्न्स आपको दिखते हैं, जिसका रिटर्न 18% प्लस का आ रहा है। तो आपको जो बिजनेस जाने वाला है उसको डाइवर्ट करना है, तो इसलिए SIP को आप यूज कीजिए, या फिर जीवन उत्सव जैसा प्लान तो शायद अभी भविष्य में कभी नहीं आएगा। इतना बेहतरीन प्लान जीवन उत्सव लॉन्च हुआ है, जिसके रिटर्न्स जैसे अतुल जी ने बताया कि 6% के रिटर्न्स है। मैं मानता हूँ 6%, पर भविष्य में अगर 6% बात करते हैं तो काफी बड़ा रहने वाला है। ठीक है प्रशांत, धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट शेयर के लिए मैं डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा को लूंगा, उसके बाद फिर हम वोट ऑफ थैंक्स पे जाएंगे और फिर हम लास्ट शेयर की तरफ जाएंगे। सर नमस्कार। सर मैं डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा, ब्रांच 116। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ छोटा सा, जो कि मैं भी करता हूँ वैसे लोगों से करने की। जो कंप्रेहेंसिव चार्ट है, मैं जब भी हाँ, नए क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ, भाई अपनी जो एक्सिस्टिंग पॉलिसीज हैं वो मुझे आप शेयर कर दें, तो मैं एक सुंदर सा कार चार्ट बना दूंगा, आपका कब कितना रिस्क कवर है, कौन सी पॉलिसी है, तो आपको एक बेटर मिलेगा। और सर मुझे वहां से काफी अच्छा काम भी मिला है। पर सर कुछ लोग अपने शेयर नहीं करते पॉलिसियां, उनको ऐसा क्या बताएं कि वो जो अपनी पॉलिसियां शेयर करते हैं हम उसका चार्ट बना के दे दें। और मुझे इससे सर बहुत काम मिला है, बाकी फिर भी कई लोग नहीं दे पाते, तो प्लीज सर थैंक यू। इसमें कितने लोगों का आपके पास इस तरह से निगेटिव वर्ड्स आते हैं कि नहीं देते, कितने परसेंट? सर 10 में से सर 3-4 लोग तो होते जो दे देंगे करते, लेकिन देते नहीं जल्दी से वो। ठीक है ना, आप अपने को खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हो? सर मैं उनके पास जाता हूँ या तो तो मैं मैं अपना जैसे स्टाइल बता देता हूँ, मैं अपना स्टाइल बता देता हूँ, मैं किस तरह से जाता हूँ। पहली बात तो मैं रेफरेंस और रिकमेंडेशन लेके जाता हूँ, ताकि मुझे वहां पे सॉफ्ट कॉर्नर मिल जावे, मेरी एंट्री प्रॉपर हो जाए। और जब वो व्यक्ति मेरा रिकमेंडेशन दे रहा है तब मुझे वहां पे एंट्री प्रॉपर वे हो जाती है। मैं उनको बोलता हूँ कि सर, जैसे अपनी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल का, और समय के साथ उसमें काफी कुछ बदलाव करने होते हैं, जैसे नॉमिनी ऐड करना है, एक्सीडेंट बेनिफिट लगाना है, या डेट ऑफ बर्थ में कोई वेरिएशन है, आपके नाम में स्पेल में मिस्टेक है, या फिर आपका एड्रेसेस काफी चेंज हो गए, आपके पॉलिसी में आपने आधार लिंक किया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, आपका ईमेल आईडी लिंक किया हुआ है, शायद किया होगा या नहीं किया होगा, आपको पता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका ये सारा रिकॉर्ड हम लोग आपको अपडेट करके दे, और उसके बाद बहुत ही सुंदर सा ऐसा आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट प्रेजेंट करें, ताकि उसमें आपको ये पता चल जाए कि एज ऑन डेट तक आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, आज के तारीख में उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू की है। अभी सरेंडर वैल्यू बताने का मतलब ऐसा है सर कि कभी आपको पॉलिसी के ऊपर लोन लेना है या पॉलिसी बैंक में मॉर्गेज करना है, तो आपको पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपकी सरेंडर वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फिर आपके पॉलिसी पे लोन कितना अवेलेबल है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने पास ही 1 करोड़ रुपए पॉलिसी पे लोन अवेलेबल है, पर हम लोग इधर उधर से एंट्री लेते हैं और अपना काम निपटाते हैं। तो आपके पॉलिसी पे कितना लोन अवेलेबल है, अभी तक आपने टोटल प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, आपको मैच्योरिटी कब कब आने वाली, कौन से पॉलिसी की कितनी आएगी, और रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे रिस्क कवर, सर आपने पॉलिसी निकाली थी तब कितना था, 5 करोड़ की, सर आज के तारीख में कितना है, वो तो 5 ही करोड़ की रहेगी। बोला सर नहीं, वो 5 करोड़ की नहीं रहेगी, वो अभी आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट रिस्क कवर ग्राफ पे जाता है, सर आज के तारीख में उसकी वैल्यू 7.5 करोड़ रुपए हो गई है, सर इसकी वैल्यू आज 10 करोड़ रुपए हो गई है। और इसके बाद सर आपके एज के 60 में आपका इंश्योरेंस ग्राफ शायद कम हो रहा है, तो वो चार्ट में आपको हम लोग गाइड करते हैं, आपको कंसल्टेंसी करते हैं कि आपको किस तरह से आगे गो थ्रू करना है। सर आपको क्या लगता है कि आपका पोर्टफोलियो जो चल रहा है, जो भी बंदे का चल रहा है, जो भी आपका काम कर रहा है, उसमें हम लोग उसको फाइनेंशियली या मेंटली कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई ना कोई बंदे ने आपका पहले पॉलिसी किया है तभी आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है।
तो उसको हम लोग फाइनेंशियली या मेंटली कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो जो अपना काम कर रहा है वो करते रहेगा, और हम लोग अपना एक माइक्रो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज करना है हम वो आपको बताएंगे। और फिर वो बोलता है कि ठीक है, एक काम कर, तू मेरे अकाउंटेंट से ले ले या ये डिटेल्स ले ले, और फिर हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ये मेरा बहुत बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया थैंक यू सर, तरीका थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बहुत सर। बहुत बढ़िया। अब हमारा समय है, हमें आगे की क्योंकि मन तो ऐसा कर रहा है कि प्रशांत सर से बातें करते रहे और उनके एक्सपीरियंस को लेते रहे, लेकिन समय सीमा हमें इसके लिए आगे अलाउ नहीं कर रही। मैं चाहता हूं कि हमारे जो एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर श्री अशोक कालरा जी प्रशांत जी को जानते भी हैं, और उनको एक वोट ऑफ थैंक्स दें कि उन्होंने एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया, और आज जो अपने सब दोस्तों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और अपने जिंदगी के जो सारे सीक्रेट्स हैं वो शेयर किए। तो अशोक कालरा जी, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू अतुल भाई। और सबसे पहले प्रशांत भाई छाछड़, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यारे ढंग से बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करी है। और मैं समझता हूँ कि ये जब 2000 लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे और धीरे धीरे हमारे व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो नेचुरल बात है कि वो जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। प्रशांत भाई छाछड़ को हम लोग जलगांव में भी मिले, हम लोग मुंबई में भी साथ रहे, और बहुत ही प्यारा नेचर है वो आप सब लोगों को पता लग ही गया। और जिस हिसाब से आप देखो, जिन कस्टमर्स के साथ ये डील कर रहे हैं, जिनका इंश्योरेंस चार्ट ये तैयार करते हैं, और इंश्योरेंस चार्ट तैयार करने के बाद 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल, 8-8 साल तक वेट करते हैं कि वहां से बिजनेस आएगा, और ये सारा का सारा बिजनेस अपना सर्विस बेसिस पे उठाते हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत भाई छाछड़ के पास कम से कम इतनी चीजें हैं बताने के लिए कि हाँ, अगर हम इनको 2 बार, 3 बार, 4 बार और बुलाएंगे तब जाकर के वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो मैं एक तो ये आग्रह करूंगा प्रशांत भाई छाछड़ से कि जब भी हमारा नेक्स्ट निमंत्रण हो तो आप जरूर आएं, ताकि और चीजें हमारे को गहराई से बता सकें। थैंक यू। और साथ के साथ एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, जो शायद अगर एफपीआरटी के मन से जितने भी लोग सुन रहे हैं जो प्रशांत भाई छाछड़ करते हैं, एक बहुत ही छोटी सी बात कि अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग अपने नए कस्टमर का पोर्टफोलियो तैयार कर भी दिया, और अगर हमने उनको इंश्योरेंस चार्ट बना भी दिया, अब इसके बाद की जिम्मेदारी सारी की सारी प्रशांत भाई छाछड़ अपने ऊपर ले लेते हैं कि आज के बाद का प्रीमियम का नोटिस हमारे ऑफिस से जाएगा, प्रीमियम कलेक्शन हमारे ऑफिस से होगा, और अगर प्रीमियम लेट हुआ तो उसका पेनल्टी भी हम देंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, तो इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम प्रशांत भाई छाछड़ के लिए बजाएं, जो इतनी कमिटमेंट के साथ इस काम को कर रहे हैं। और दिल से, गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भाई हमारे इलाइट क्लब के ऑलरेडी क्लब इंट्रोड्यूस होने से पहले वो 3 साल से उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। तो इलाइट क्लब के ऑलरेडी मैं कहूँगा कि रचक जिनको कह सकते हैं, तो अपना इलाइट क्लब के साथ जुड़ने के बाद, और एफपीआरटी के मन से जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कही कि हम एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी को तो टारगेट रखें, लेकिन साथ साथ गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब और इलाइट क्लब को भी अपना टारगेट रखेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स और बेटर होंगे। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक्चुअल में शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि मैं रहा हूँ आपके साथ, इसलिए मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए। और बस मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी हम नेक्स्ट निमंत्रण दें आपको, तो आप तुरंत आइएगा हमारे एफपीआरटी के मंच पे, हमारे एफपीआरटी के भाइयों को ये वैल्यूज देने के लिए।